नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो मेरी पिछली कहानी कब्रिस्तान का ही एक अगला भाग है। अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो नीचे उसकी लिंक दी गई है। मैं चाहता हूँ कि आप वो कहानी ज़रूर सुनें। अब चलते हैं इस कहानी की ओर। ये बात आज से लगभग 900 साल पुरानी है। अफगान के बादशाह ने अपनी सरजमीन बढ़ाने के लिए अपने सबसे वफादार और बेहतरीन सिपाहियों को पूर्व की ओर भेजकर वहाँ के राजा को हराकर उनका राज्य बादशाह की सल्तनत में जोड़ने का हुक्म दिया था। उन्हीं सिपाहियों में से एक था जाफर बादशाह का सबसे खास सेनापति था। कहते थे कि बादशाह उसे अपने भाई की तरह मानता था, इसलिए बादशाह ने उसे अपना वजीर भी बनाया हुआ था। बादशाह की सल्तनत में बादशाह के बाद जाफर का ही कद सबसे बड़ा था और इसकी कई सारी वजह भी थी, जिसमें से एक ये थी कि जाफर ने आज तक कोई भी जंग नहीं हारी थी। बड़ी से बड़ी लड़ाई वो अपने बादशाह के लिए जीत लेता था। उत्तर के जितने भी छोटे बड़े राज्य थे वो सब जाफर ने ही बादशाह की सल्तनत में जोड़े थे और इसीलिए इस बार बादशाह ने जाफर को पूर्व की ओर राजा हरसिंह से जंग लड़ने के लिए भेजा था। हरसिंह बादशाह के लिए पूर्व की ओर से एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा था। एक छोटी सी लेकिन काबिल सेना के बल पर वो बादशाह को पूर्व की ओर घुसने से रोक रहा था। अब हरसिंह की लड़ाई बादशाह के लिए इज्जत की बात बन चुकी थी, इसलिए उसने हरसिंह को हराने के लिए जाफर को भेजा था। जाफर एक बड़ी सी सेना लेकर पूर्व की ओर निकल पड़ा। हरसिंह को जंग की चेतावनी दी और कुछ ही दिनों में एक बड़ी जंग शुरू हो गई। जाफर की सेना हरसिंह की सेना के मुकाबले 3 गुना बड़ी थी, लेकिन न जाने जंग में ऐसा क्या हुआ, जाफर वह जंग पूरी तरह से हार गया, जिस वजह से उसे और उसकी सेना को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। चारों ओर हरसिंह के जीत के बदले जाफर की हार के चर्चे होने लगे। बड़ी से बड़ी जंग में भी न हारने वाला जाफर एक छोटे से राजा हरसिंह से हार गया था। इस बात को जाफर भी हजम नहीं कर पा रहा था, इसलिए कुछ ही समय बाद उसने हरसिंह से फिर से लड़ाई की, लेकिन दूसरी बार भी उसकी रणनीति फेल हो गई और जाफर दूसरी भी लड़ाई हार गया। दूसरी हार के बाद जाफर की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होने लगी और उससे भी बड़ी बात यह थी कि जाफर की हार का मतलब बादशाह की हार से जुड़ चुका था। पूरे इलाके में बादशाह की इज्जत खराब होने लगी। हरसिंह बादशाह तो क्या, जाफर की सेना के आगे भी कुछ नहीं था, लेकिन न जाने कैसे जाफर को उसने दूसरी बार हराया था और जाफर दूसरी बार वहाँ से जान बचाकर भागा था। अब तो जाफर की पूरी साख मिट्टी में मिल गई थी। दूसरे सेनापतियों के साथ साथ उसकी खुद की सेना में भी उसकी इज्जत कम होने लगी थी और उस हार से भी ज़्यादा बुरा उसके साथ ये हुआ कि बादशाह ने अपनी इज्जत के लिए उसे अपने वजीर पद से हटा दिया। जाफर के लिए अब यह बात उसकी साख से जुड़ चुकी थी। सालों से बनाई उसकी इज्जत, उसका ओहदा एक छोटे से राजा की वजह से मिट्टी में मिल चुका था। हालांकि इतनी सारी जंग लड़ने का अनुभव होने के बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी रणनीति कहाँ गलत हो गई। तब किसी ने उसे बताया कि हरसिंह जंग जीतने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता है। काली शक्तियाँ जंग में उसका साथ देती है। हालांकि जाफर इन चीज़ों को नहीं मानता था, इसलिए एक आखिरी रणनीति के साथ उसने तीसरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसे किसी भी हालत में उस जंग को जीतना था और जीतने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मरने के लिए भी। उसे सिर्फ राजा हरसिंह को हराना था और उसकी गई हुई इज्जत का बदला लेना था। कुछ ही समय बाद तीसरी जंग शुरू हो गई। जाफर ने पूरी ताकत उस जंग में झोंक दी, लेकिन फिर एक बार पासा पलट गया। जाफर की सेना हरसिंह की सेना से मार खाने लगी। देखते ही देखते जाफर के कई सारे लोग मारे गए और अपने आप को हारता देख जाफर की आधी बची सेना भी वहाँ से भाग गई। लेकिन इस बार जाफर नहीं भागा। या तो वह जंग जीतना चाहता था या फिर मरना, इसलिए वो लड़ा, लेकिन वह ज़्यादा देर तक हरसिंह की सेना का सामना नहीं कर सका और जख्मी होकर एक खाई में जा गिरा। सब लोगों को लगा कि जाफर मर गया, लेकिन कई दिनों तक जख्मी जाफर उसी खाई के अंदर
जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसके हाथ पैर टूट चुके थे, शरीर पर लगे जख्म खराब होते जा रहे थे। दर्द और पीड़ा से उसका हर एक पल गुजर रहा था। उस दर्द और पीड़ा से भली मौत थी, लेकिन उसे मौत ही नहीं आ रही थी। और जब वो मौत की भीख मांग रहा था, तब उस जंगल में काले लिबास में उसे एक शैतान दिखाई दिया। तब जिंदगी और जीत के बदले उसने शैतान के साथ एक सौदा किया। शैतान ने उसे उसके सबसे पसंदीदा खास चीज़ के बदले एक अमर जिंदगी और उसके धड़कते दिल की आखिरी धड़कन तक गुलाम रहने वाले 108 खबीस यानी अपनी सेना में से 108 सैनिक देने का वादा किया। उसके बाद शैतान ने जाफर के सीने को चीरते हुए उसके मरते हुए दिल को छूकर उसे जिंदा कर दिया और 108 खबीस उसके सामने पेश कर दिए। उसी काली रात को जाफर ने उन 108 खबीसों के साथ हरसिंह से जंग शुरू कर दी और देखते ही देखते उन खबीसों ने हरसिंह की पूरी सेना को ही चीर डाला। एक रात में ही जंग के मैदान से लेकर हरसिंह के महल तक एक तरफा खूनी जंग हुई। पूरा महल खून से नहा गया। खबीसों ने हरसिंह के पूरे महल के लोगों को हाथों से ही चीर डाला और जाफर ने हरसिंह का सिर धड़ से अलग कर उसे अपने ताज पर लगवा लिया। शैतान के सिर्फ 108 खबीसों ने हरसिंह की पूरी सेना का सफाया कर दिया था। जाफर को जिंदगी और जीत दोनों मिल गए थे और उस जीत और जिंदगी के बदले शैतान ने जाफर से उसके सबसे चहेते बेटे और बेटियों की बलि मांगी और वादे के मुताबिक जाफर को अपने 2 बेटों और 3 बेटियों की बलि देनी पड़ी। एक जंग जीतने के लिए जाफर ने अपना सब कुछ खो दिया था। जिस बादशाह के लिए उसने यह सब किया था, उसने उसके सबसे बुरे वक्त में भी उसका साथ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब वो जख्मी हालत में खाई में गिरा हुआ था, तो बादशाह ने उसे लाने की भी कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि जाफर मर गया है या जिंदा है। अब जाफर का एक बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन दूसरा बदला अभी बाकी था और वो था बादशाह को सबक सिखाना। इसलिए बादशाह से बदला लेने के लिए जाफर ने महल की ओर कूच की। रास्ते में आए हर दुश्मन को वो किसी जलजले की तरह रोनता हुआ आगे बढ़ता गया। उसके खबीसों के सामने इंसानों की कोई भी सेना ऐसी नहीं थी जो उससे मुकाबला कर सके। यहाँ तक कि बादशाह की सेना भी उसे रोक ना सकी। और देखते ही देखते खबीसों ने पूरे महल में खून और लाशों की कालीन बिछा दी। जाफर ने बादशाह के सामने ही उसकी तीनों रानियों को खबीसों के सामने डाल दिया और उन खबीसों ने किसी भेड़ियों की तरह उन्हें जिंदा खा लिया। उसके बाद जाफर ने बादशाह का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी चारों बेटियों को अपनी पत्नी बनाकर रखा। जब उनमें से एक बड़ी बेटी ने इसका विरोध किया तो जाफर ने उसे भी मार दिया। यह देख बाकी लड़कियां डर गई और जाफर ने जो कहा वो मानने लगी। उसमें से एक थी 13 साल की मरियम। मरियम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की थी और वो अपनी जान बचाने के लिए जाफर की पत्नी तो बन गई थी, लेकिन साथ ही उसने तय किया कि वो इस खून खराबे का बदला जाफर से ज़रूर लेगी। इसलिए उसने चुपके से बादशाह के पुराने वफादारों को इकट्ठा करने का काम शुरू किया। जाफर के बारे में और उसके खबीसों के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। जाफर ने महल में कई सारी लड़कियों को अपनी पत्नी बनाकर रखा था और हर रात वह अलग अलग पत्नी के साथ रहता था। इस वजह से मरियम को उसके बारे में जानकारी निकलवाने के लिए काफ़ी समय मिलता था और तकरीबन साल भर बाद एक योजना बनी। हालांकि जाफर जिस भी कमरे में सोता, खबीस हमेशा उसके साथ होते थे, इसलिए जाफर को चोट पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मरियम ने पूरी योजना बना ली थी। उस रात जब जाफर मरियम के कमरे में सोया हुआ था, तब आधी रात को मरियम ने एक खंजर निकाला और जाफर के सीने में गाड़ दिया। जाफर की चीखों से पूरा महल दहल उठा। सारे खबीस गुस्से से तिलमिलाते हुए मरियम पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक मरियम ने जाफर के सीने से उसका दिल निकालकर उसके ऊपर चाकू रख दिया था। खबीस अपने मालिक का दिल खंजर के नोक पर देखते ही रुक गए। उसके बाद मरियम ने महल की खिड़की से उस दिल को नीचे फेंक दिया, जिसे नीचे खड़े घोड़े पर सवार सिपाही ने पकड़ लिया और तेजी से दौड़ता हुआ वह अपने तय दिशा की ओर जाने लगा।
खबीस भी खिड़की से कूदकर उस सिपाही के पीछे दौड़ पड़े और आखिरी भागते खबीस ने मरियम के पेट पर एक घाव कर दिया, जिससे मरियम की कुछ ही समय बाद मौत हो गई। अरब से लाए हुए दुनिया के सबसे तेज घोड़ों पर दौड़ते हुए उस सिपाही ने तेजी से अफगान की सीमा पार की और जाफर के उस दिल को अगले घोड़े पर सवार सिपाही को सौंप दिया और वो सिपाही उसे आगे ले गया। ऐसा करते हुए आखिरी सिपाही हिंदुस्तान आया और उसने गुफा के अंदर उस दिल को इस तरह से बंद कर दिया कि कोई भी खबीस उसे बाहर ना निकल सके। उसके बाद जब सारे खबीस उस दिल का पीछा करते हुए उस गुफा में दाखिल हो गए, तब उस गुफा को बंद कर दिया गया और तब से लेकर आज तक शैतान के खबीस उस दिल की रक्षा करते हुए उसी गुफा में कैद है। उसके बाद टेप बंद हो गई। सामने बैठे दो पहलवान में से एक ने उठकर रिकॉर्डर बंद किया और वो फिर से अपनी जगह आकर बैठ गया। सोफे पर बैठे 80 साल के मौलवी ने आगे कहा, ये रिकॉर्डिंग मेरे दादाजी की है। जब हम छोटे थे तो हमें सिर्फ एक कहानी लगती थी, लेकिन जब हमने इस बारे में तहकीकात की तो पता चला कि कहानी के नाम पर हमें जो बचपन से सुनाया जा रहा था वो असल में एक सच्ची घटना थी। और जब हमने इस जगह को ढूंढने के लिए सालों खर्च किए, तब हमें उस जगह के बारे में पता चला जिस जगह पर खबीसों को बंद किया गया था। आज उसी जगह पर कब्रिस्तान है और वो खबीस रात को बाहर निकलकर उन कब्रों के अंदर की लाशों को खाते हैं। जाफर का दिल अभी भी उसी कब्रिस्तान की जमीन के नीचे दफन है, इसलिए वो खबीस उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं गए। राजेश अभी भी उस कहानी के बारे में सोच रहा था और वो तीनों उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। फिर राजेश ने पूछा, एक बात समझ नहीं आई, जब मरियम ने जाफर का दिल निकाल ही लिया था तो उस दिल को चीरकर यह किस्सा वही क्यों नहीं खत्म कर दिया? इस पर मौलवी ने कहा, इसका जवाब भी कहानी के अंदर ही है। शैतान ने जाफर को उसके धड़कते दिल की आखिरी धड़कन तक साथ देने वाले गुलाम दिए थे। इसका मतलब मरियम जानती थी, अगर मरियम उस दिल को चीर देती तो खबीस जाफर की गुलामी से आज़ाद हो जाते और फिर वो पूरी दुनिया पर कहर बरसाते। जाफर का दिल जिंदा होने की वजह से वो अब भी जाफर के गुलाम है और बिना मालिक के बताए हुए वो कुछ नहीं कर सकते। और अब तुम्हारा दूसरा सवाल ये होगा कि 900 सालों में उन खबीसों को मारा क्यों नहीं गया? तो इसका जवाब ये है कि जाफर के हमले के बाद बादशाह के काफ़ी कम ही सैनिक बचे थे और मरियम ने जो योजना बनाई थी उसके अंदर यह था कि खबीसों को कुछ सालों तक गुफा के अंदर बंद किया जाए और फिर जब उन्हें मारने की सारी तैयारियां हो जाएगी तो उन्हें मार देंगे। लेकिन मरियम की मौत के बाद बादशाह के वफादार कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाए और फिर यह घटना एक कहानी बनकर रह गई। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी क्या ज़रूरत है? राजेश के इस सवाल पर मौलवी ने कहा, राजेश जी, ये जो दो लोग बैठे हुए हैं ये उन्हीं बादशाह के वफादारों के वंशज हैं जिनके पुरखों ने कभी मरियम से वादा किया था कि वो अपने लोगों की मौत का बदला इन खबीसों को मार कर लेंगे। आज भले ही ये गुफा के अंदर बंद है और बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन अगर ये बाहर निकल गए तो इंसानी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए हमें उन्हें मारना होगा। लेकिन जिन खबीसों ने सालों पहले हजारों की सेना को अपने हाथों से चीर दिया था, उन्हें हम कैसे मारेंगे? इस पर उन दो पहलवानों में से एक नासिर नाम के व्यक्ति ने कहा। इसका जवाब मरियम और उन सिपाहियों के पास था जिन्होंने ये योजना बनाई थी, लेकिन मरियम की मौत के बाद काफ़ी सारे सिपाही गायब हो गए और उनके साथ ही खबीसों को मारने का तरीका भी। इसलिए हमारे पूर्वज सालों से इस बात का जवाब ढूंढ रहे थे कि आखिर उन खबीसों को कैसे मारा जाए, और इसका जवाब हमें एक पुरानी ईरानी किताब में मिला जिसमें एक कहानी थी शैतान और फरिश्तों की जंग की। उस कहानी में कहा गया था कि फरिश्तों ने अरस की तलवारों से खबीसों को मारा था। अब हमें अरस की तलवारों के बारे में काफ़ी सालों तक पता नहीं था। फिर काफ़ी खोजबीन करने के बाद पता चला कि अरब के एक प्रांत में ज्वालामुखी के पत्थर को अरस कहा जाता है और उसी पत्थर से तलवार को बनाया जाता है जो स्टील की तलवार से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद हमने भी खबीसों को मारने के लिए उन तलवारों को बनवाया। तभी उस दूसरे पहलवान ने आगे कहा,
लेकिन उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं है। दरअसल खबीस काफ़ी ज़्यादा तेज और फुर्तीले होते हैं। अगर हम उन पर हमला भी करने जाएं, तो शायद ही हम उनमें से किसी एक को मार पाए, लेकिन वो पलक झपकते ही हम सबको चीर देंगे। इस पर राजेश ने पूछा, तो आपने कोई योजना बनाई है? हाँ, मौलवी ने कहा। दरअसल हम पहले उस पूरे कब्रिस्तान की ज़मीन पर बड़े बड़े लोहे के फांसे बिछा देंगे। जैसे ही वो खबीस उन फांसों के अंदर फंस जाएंगे, हम लोग उन अरस के तलवारों से उन्हें मार देंगे और फिर उसके बाद जाफर का दिल ढूंढकर उसे भी चीर देंगे। आपकी तो पूरी योजना तैयार है, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है आपको? राजेश ने असमंजस में पूछा। तब उस मौलवी ने कहा, राजेश जी, कहा जाता है कि जहाँ जाफर के दिल को दफनाया गया था, वहाँ हिंदुस्तान का कोई पुराना काला जादू किया हुआ है, ताकि कोई उस दिल को ना निकाल सके। अब हमें मालूम हुआ है कि आपको पुराने काले जादू के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। खबीस इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक है। अगर वो आज़ाद हो गए तो न जाने कितनी इंसानों की ज़िंदगियाँ चली जाएगी, और उन जिंदगियों को बचाने के लिए हमें अपनी जान की जोखिम तो उठानी ही पड़ेगी। उसके बाद राजेश ने कुछ देर तक सोचा और इस काम के लिए हामी भर दी। मौलवी ने इस काम को करने के लिए काफ़ी बड़ा जुगाड़ लगाया हुआ था। उन्होंने एक बड़े पहुँचे हुए आदमी की मदद ली, जिसकी मदद से उन्होंने उस पूरे इलाके को खाली करवा दिया। सारे लोगों को उस कब्रिस्तान से काफ़ी दूर ले जाया गया, ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चले। कब्रिस्तान के चारों ओर बड़ी सी लोहे की जाली लगाई, ताकि कोई खबीस वहाँ से न भाग सके। बड़े बड़े लाइट्स लगाए, ताकि उन्हें वहाँ साफ साफ दिखाई दे सके। पूरे कब्रिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोहे के ट्रैप लगाए, ताकि खबीसों के पैर उसके अंदर फंस जाए। यह काम काफ़ी तामझाम वाला था, लेकिन मौलवी ने जिस गुप्त व्यक्ति की मदद इस काम के लिए ली, उसने काम इतनी सावधानी से किया कि गांव के लोगों को भी पता ही नहीं चला कि वहाँ क्या और क्यों हो रहा है। उसी दिन अफगानिस्तान से तकरीबन 27 ऐसे लोग आए जिनका दावा था कि वो बादशाह के वफादारों के वंशज हैं, और वो खबीसों को मारने के लिए बेसब्र है। नेपाल के रास्ते से छिपकर अरहस की तलवारों को भी लाया गया। उस रात वहाँ का माहौल काफ़ी अजीब था। बड़े बड़े हेलोजन की लाइट्स में सारे लोग लोहे के बनाए हुए सूट के अंदर अरस यानी ज्वालामुखी के पत्थर से बनाई गई तलवारों को लिए खड़े थे, जैसे एक बड़ी जंग होने वाली हो। और वैसे भी ये जंग बड़ी ही थी, इंसान और शैतानों के 108 सिपाहियों के बीच। हालांकि खबीसों का पिछला इतिहास कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि जंग एक तरफा होगी, क्योंकि इस बार इंसानों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी, और इन 1000 सालों में इंसानों ने काफ़ी कुछ सीख भी लिया था, और शायद आज वो शैतान की सेना का मुकाबला करने के लिए सक्षम भी थी। जैसे ही शाम ढली, राजेश भी तैयार हो गया। उसने भी लोहे का एक सूट और अरस का एक छोटा खंजर अपने पास रख लिया, ताकि मुसीबत में वो अपनी जान बचा सके। योजना अनुसार जैसे ही रात ढलेगी, खबीस खाने की तलाश में ज़मीन पर आएंगे, और फिर वो उन ट्रैप में अटक जाएंगे। जैसे ही सारे खबीस उस ट्रैप में फंस जाएंगे, तब सारे बादशाह के वफादार अरस के तलवारों से उनका सिर धड़ से अलग कर देंगे, और राजेश और नासिर कब्रिस्तान के नीचे बने गुफा के अंदर दाखिल हो गए और जाफर के दिल को ढूंढकर उसे ख़त्म कर देंगे। ये योजना सीधी और सबकी रटाई हुई थी, इसलिए गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। खबीसों को बाहर निकालने के लिए कब्रिस्तान के अंदर कई सारे जानवरों को छोड़ दिया गया था। अब सबको गहरी रात का इंतज़ार था। देखते ही देखते 8, फिर 9, फिर 11 बज गए। खबीसों को बाहर निकालने के लिए सारी लाइट्स बंद कर दी गई, और सब सिर्फ आवाज़ के भरोसे बैठे हुए थे। तकरीबन 12:30 बजे अचानक से ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई भयानक जीव चिल्ला रहा हो। और फिर देखते ही देखते आवाज़ें बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वहाँ आवाज़ों का काफ़ी ज़्यादा शोर होने लगा, और फिर एक एक कर सारी लाइट्स ऑन कर दी गई। राजेश ने उस रोशनी में खबीसों को पहली बार देखा था। जंगली जानवर जैसा मुंह, हड्डियों से चिपकी हुई पीली त्वचा, जिस पर पीले रंग से चमकती आंखें, और सूखे हुए खून और मांस से सने हुए नाखून थे।
कोई भी उन्हें देखता तो समझ जाता कि ये जीव किसी शैतान का ही बनाया हुआ होगा। और उनकी ताकत इतनी थी कि ज़मीन के अंदर गाड़े हुए लोहे के बड़े बड़े ट्रैप भी वो आसानी से उखाड़ रहे थे। हालांकि उन सारे ट्रैप्स को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ था, इसलिए वो ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पा रहे थे। पूरे कब्रिस्तान के अंदर ट्रैप में फंसे खबीसों की ही चीखें गूंज रही थी। तभी किसी ने गिनती की और बताया कि पूरे 108 खबीस उन ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। झट से सारे बादशाह के वफादार अपने अपने अरस के तलवारों को लेकर कब्रिस्तान के अंदर कूद गए और नासिर और राजेश कब्रिस्तान की पिछली दीवार से कूदकर गुफा के अंदर जाने वाले संकरे रास्ते पर पहुंच गए। अब अंदर जाने का रास्ता काफ़ी पतला और संकरा था और ऊपर से नासिर और राजेश ने लोहे का सूट पहन लिया था, इसलिए उन्हें अंदर जाना असंभव था। लेकिन इसका भी इंतजाम करके रखा था। एक जेसीबी की मदद से उस संकरे रास्ते को खोदा गया और एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया गया, जिसके अंदर बड़ी बड़ी टॉर्च लेकर राजेश और नासिर उस गुफा के अंदर दाखिल हो गए। गुफा अंदर से काफ़ी ज़्यादा लाशों की सड़न की बदबू से भरी हुई थी। हर तरफ इंसानों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था और कई जगहों पर सड़ रही इंसानों की लाशें लटकी हुई थी। और उसी गंदगी के बीच उन्हें जाफर का दिल ढूंढना था। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि भले ही ऊपर सारे खबीस ट्रैप के अंदर बंद थे, लेकिन खबीसों की ताकत का अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। अगर उनमें से एक भी बाहर निकल गया तो उन सब पर भारी पड़ सकता था। इसलिए राजेश और नासिर उस दिल को ढूंढने लगे। गुफा अंदर से काफ़ी बड़ी और कचरे से भरी हुई थी, लेकिन एक ऊंची जगह थी जहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी नज़र नहीं आ रही थी। राजेश ने नासिर को इशारा किया और वो दोनों उस ओर पहुँच गए। जब वो उस टीले पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक संदूक रखा हुआ था और उसके चारों ओर मिट्टी की एक परत लगाई गई थी। नासिर ने उसके पास के खंजर से उस मिट्टी को कुरेदना चाहा, लेकिन मिट्टी की परत जरा भी नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीमेंट में गाड़ी गई हो। नासिर ने फिर से जोर जोर से खंजर को मारते हुए मिट्टी की परत हटाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजेश को पुराने काले जादू के बारे में पता था। उसे एक जादू मालूम था जिसके अंदर खजाने को गाड़ा जाता था। इसलिए उसने नासिर को रोका और उसके हाथ पर खंजर से एक बड़ा चीरा लगाया और उसके बहते हुए खून को उस मिट्टी के टीले पर डालने लगा। देखते ही देखते वो मिट्टी गीले होने के साथ साथ ढहने लगी और जब सारी मिट्टी निकल गई तब नासिर ने उस संदूक को बाहर निकाला। उसके अंदर खून से लथपथ एक दिल था जो धड़क रहा था। नासिर ने बिना समय गंवाए खंजर को उसके दिल के अंदर धंसा दिया और फिर उस दिल की धड़कन बंद हो गई। अब बाहर से भी खबीसों के चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो चुकी थी। हर तरफ शांति छा चुकी थी। राजेश और नासिर संदूक के अंदर उस दिल को लिए बाहर आ गए। बाहर कब्रिस्तान के अंदर खबीसों की लाशें पड़ी हुई थी। हर तरफ धड़ से अलग किए हुए उनके सिर और हरे रंग का चिपचिपा खून फैला हुआ था। कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कब्रें उखड़ चुकी थी और वहाँ की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सारे खबीस तो मारे जा चुके थे, लेकिन जहाँ ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी, वही उन खबीसों ने ट्रैप के अंदर फंसे होने के बावजूद 16 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। किसी का हाथ शरीर से अलग कर दिया गया था तो किसी के शरीर पर गहरा जख्म बना दिया था। हालांकि खबीसों का एक किस्सा यहीं पर ख़त्म हो चुका था। इंसानों ने शैतान की सेना का सफाया कर दिया था। सालों बाद मरियम से किया हुआ वादा बादशाह के वफादारों के पुश्तों ने पूरा किया। उसके बाद उन सारे खबीसों की लाशों को कब्रिस्तान के नीचे गाड़ दिया। रात भर वहाँ साफ सफाई चली और कब्रिस्तान की हालत थोड़ी बहुत सुधार दी गई, ताकि लोगों को यहाँ क्या हुआ था कुछ भी समझ ना आए। 2-3 दिनों बाद बादशाह के वफादार फिर से अपने देश लौट गए और उस गांव के लोग पहले की ही तरह अनजान बनकर वहाँ फिर से काम करने लगे।